हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। तो इसके बारे में जानेंगे आज, इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग और इसके टाइप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है, तो आप ध्यान से देखिए। इससे रिलेटेड थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं सहसंबंध जो है कोरिलेशन, इसको डेवलप किया था एफ गाल्टन ने, यानी कि फ्रांसिस गाल्टन इन 1885। ये कंसेप्ट जो है गाल्टन का ने डेवलप किया था। अब बात करते हैं क्या होता है सहसंबंध। तो सहसंबंध सामान्य तौर बात करें तो जैसे कि नाम ही से लग रहा है सह संबंध। सह मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है। संबंध एक दूसरे से कैसा संबंध है मतलब, तो दो चरों के आपसी संबंध को सहसंबंध कहते हैं। स्टैटिक्स में कह सकते हैं आप सामान्यतः दो चरों के, यानी कि द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो कह सकते हैं आप दो चरों के आपसी संबंध को सहसंबंध कहते हैं। दो चरों में आपस में पाए जाने वाले जॉइंट रिलेशनशिप को आप कोरिलेशन कहते हैं। सहसंबंध में ध्यान देना कि जॉइंट रिलेशन होता है, यानी कि दोनों तरफ से, यानी कि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम कोरिलेशन कहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि सहसंबंध में बात करें, जैसे कि मैंने कहा दो वेरिएबल्स होते हैं, तो एक जो वेरिएबल्स होगा वो हमेशा कॉज होता है यानी कारण होता है, दूसरा प्रभाव होता है। जैसे कारण का प्रभाव पड़ता है, एक्स जैसे वेरिएबल है कारण, वाई वेरिएबल इफेक्ट। जैसे कि उदाहरण की तरह बता दूं, दो चरों के कारण प्रभाव या इन दोनों की अंतर निर्भरता को ही हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। दो चरों के कारण प्रभाव यानी कि दो चरों के कॉज एंड इफेक्ट या इन दोनों की आत्मनिर्भरता को ही हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। मैंने कहा एक्स कारण है जहाँ वाई वैसी ही इफेक्ट है, ठीक है। एक्स के कारण वाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और वाई का एक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह संबंध कोरिलेशन होता है। एक डेफिनेशन आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटी डेफिनेशन है, WI किंग के अकॉर्डिंग, दो चरों में कार्यकरण संबंध। कार्यकरण मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला, दो चरों में कार्यकरण संबंध को सहसंबंध कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, देखिए लेथरूप की है, कोरिलेशन इज ए जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। डायरेक्ट है ये कोरिलेशन की डेफिनेशन, जो कि बहुत क्लियर कर दे रही है कि जो सहसंबंध है दो वेरिएबल्स का आपसी रिलेशन है, ठीक है, जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने लिया कि एक्स और वाई दो चर हैं, एक्स जहाँ कारण है, दूसरा वाई मैंने कहा इफेक्ट है, यानी कि कारण का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी कारण का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, किसी शहर में बढ़ रहे यातायात, यानी जो व्हीकल्स होते हैं अगर बढ़ रहे हैं शहर में, सपोज उस ग्रुप को हमने एक्स चर का नाम दे दिया। और दूसरा है, इस कारण क्या होगा, आपको पता है जब व्हीकल्स बहुत बढ़ेंगे शहर में तो क्या होगा, दुर्घटनाएं होंगी। तो गाड़ियां जितनी बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा दुर्घटना में वृद्धि होगी, और गाड़ियों में कमी होगी, रोड पे गाड़ियां कम चलेंगी तो दुर्घटना में कमी होंगी। जैसे आजकल आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान आपने देखोगे कि दुर्घटनाओं की जो सूचनाएं हैं बहुत कम आ रही है। उसको वाई वेरिएबल नोट कीजिए, वो इसलिए आ रही है क्योंकि गाड़ियाँ ही कम चल रही हैं रोड पे, तो एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक्स का वाई पर प्रभाव है और वाई का एक्स पर भी प्रभाव होता है। दोनों एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंध रखते हैं, अंतर निर्भरता है दोनों की। तो कह सकते हैं कारण और प्रभाव, दो चरों के कारण और प्रभाव को हम कोरिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है यहाँ पे, तो समझ गए होंगे आप। कोरिलेशन इज ए जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप से कोरिलेशन होते हैं, एक धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, जीरो सहसंबंध, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब दो चरों में, जैसे कि कह सकते हैं आप
किसी वस्तु, समूह या घटना के किसी एक चर में या उसके मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होती है, या एक चर के मान में कमी होने पर दूसरे के मान में भी कमी होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोरिलेशन क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। जहाँ पे हम किसी भी घटना, वस्तु या समूह की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे पास दो क्या हैं, दो ग्रुप हैं। एक को हमने एक्स चर मान लिया, दूसरे को वाई चर मान लिया। तो यदि x में क्या होती है, वृद्धि होती है x के मान में, तो y के मान में भी वृद्धि होगी। और यदि x के मान में क्या होती है, कमी होती है, तो y के मान में भी कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो कोरिलेशन x और y के बीच पाया जाएगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है। बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, घटने पर दूसरा भी घटेगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जानते होंगे आप। जब किसी गैस का समान दाब पर, देखो गैस होती है जो, उसका समान दाब पर ताप बढ़ने से उसके आयतन भी बढ़ता है। कोई भी समान जो प्रेशर है उस पर किसी का टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि जो गैसेज है उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका आयतन भी बढ़ता है। और ताप अगर आप घटाते हैं या कम करते हैं तो आयतन भी कम होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस के दो चर हैं, हमने ताप को x चर मान लिया, आयतन को y चर मान लिया। तो कह सकते हैं इनके बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ रहा है, और जब ताप घट रहा है तो आयतन भी घट रहा है। वैसे क्लासरूम या एजुकेशन में बात करें, जैसे कि गणित के पढ़ने से, आप गणित की बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञान विषयों में उसकी उपलब्धता दिखती है, यानी उपलब्धि दिखती है। और ठीक उसका इफेक्ट भी, अगर गणित में बहुत कमज़ोर हैं आप तो दिखता है कि छात्र विज्ञान वगैरह विषयों में भी कमज़ोर होता है। तो इन दो विषयों में धनात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है। वैसे अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें किसी वस्तु, समूह या घटना के किसी चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर के मान में कमी होती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, चर के मान में वृद्धि होने से दूसरा चर भी बढ़ रहा था, यहाँ पे दूसरा चर के मान में कमी होने लग जाती है, या एक चर के मान में कमी आने से दूसरे चर में वृद्धि होने लगी। तो ठीक अपोजिट होने लग जाते हैं दोनों जो चर हैं, एक्स और वाई हैं। एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई घटेगा, और एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ेगा, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे इसी को उदाहरण को लेते हैं हम, गैस के दाब और आयतन के बीच देखते हैं उदाहरण। ठीक है। वहाँ पे ताप व आयतन में क्या था, जब ताप बढ़ रहा था तो समझ सकते हैं आप, आयतन भी बढ़ रहा था, और ताप घट रहा तो आयतन भी घट रहा था। यहाँ पे क्या होता है, दाब जब बढ़ता है तो आयतन घटता है, और दाब घटता है तो आयतन बढ़ता है गैस का। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार दाब और आयतन में क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आता है तीसरा, जीरो कोरिलेशन। इसमें नाम ही से लग रहा है जीरो, तो एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता भाई। यानी कि एक चर बढ़ रहा है तो दूसरा ना घटता है ना बढ़ता है, दूसरा घट रहा है तो ना, फिर भी ना उस पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता। जैसे कि बात करें क्लासरूम में, तो अंग्रेजी व गणित विषय में जो सहसंबंध पाया जाता है खासतौर पर वो जीरो होता है। अंग्रेजी का गणित से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। उन दो विषयों का नेचर भी आपस में समान नहीं है। तो समझ सकते हैं इस प्रकार का दोनों विषयों के बीच जो कोरिलेशन है वो जीरो है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आता है कि शिक्षा में उपयोगिता क्या है कोरिलेशन की। मैं बता दूं, कोरिलेशन दो चरों के बीच पाया जाने वाला आपसी संबंध होता है। तो यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं, बहुत बड़े क्लासरूम, दो विषयों के सहसंबंधों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी छात्र की एक विषय की योग्यता के आधार पर उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो बहुत बार हम अनुमान लगाने में कोरिलेशन की मदद लेते हैं। ये गणित में ऐसा है तो विज्ञान में भी ऐसा होगा। बहुत बार तुलना करने में कोरिलेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा है, दो विषयों के सहसंबंध की सहायता से यदि जो उपरोक्त अनुमान निकाला हमने कि एक विषय ऐसा होने से दूसरे विषय में क्या स्थिति रहेगी, यदि वो अनुमान सही नहीं निकलता हमारा तो हमें निदान करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि डायग्नोसिस करना है हमें कि इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये विज्ञान में तो अच्छा है, गणित में क्यों अच्छा नहीं है ये बच्चा, तो या हिंदी में अच्छा है तो संस्कृत में क्यों अच्छा नहीं है, तो इसका निदान करना है हमने। ठीक है।
और डायग्नोसिस करने के बाद उसके लिए फिर रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था हम करेंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। तो कोरिलेशन की सहायता से ही आप डायग्नोसिस कर सकते हैं और साथ में रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है। तो छात्रों को फ्यूचर में किन विषयों का कम्बिनेशन आगे फ्यूचर में लेना है, कौन सा व्यवसाय, किस विषय से किस व्यवसाय को पाने की संभावनाएं बनती हैं, किस व्यवसाय में उनको जाना चाहिए, तो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोरिलेशन का अपना एक महत्व है टीचिंग में या एजुकेशन में, ठीक है। बात करते हैं कोरिलेशन निकालते कैसे हैं। तो कोरिलेशन निकालने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है। एक्स और वाई दो ग्रुप हैं, ये दो श्रेणी हैं, इनके बीच कोरिलेशन निकालना है तो कोरिलेशन के रूप में हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच के आपसी संबंध को देखने के लिए हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है, और इस सहसंबंध गुणांक का मान हमेशा जो आएगा वो ऋण 1 से और धन 1 के बीच आता है, -1 to +1 के बीच आता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या +-1। कभी आता है कि आइडियल कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, वो +-1 होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो मान होता है वो धन 1 और ऋण 1 के बीच होता है, ठीक है। यह एक अनुपातिक संख्या है, रेशनल नंबर है, आप जानते हैं, ठीक है। तो यह एक अनुपातिक संख्या होती है। अब जब आप समझेंगे कि x और y के बीच हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे तो कुछ वो अंक हमारे पास आएंगे। इस प्रकार से उत्तर आ सकता हमारा 0.54, क्योंकि -1 और +1 के बीच उत्तर आना है तो इसी प्रकार आएगा। सपोज धन में आया, ऋण में भी आ सकता है ये उत्तर, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा। लेकिन इसको देख के आप लगा सकते हैं कि दो ग्रुपों में किस प्रकार का सहसंबंध है। तो इसके लिए खास तौर पे एक टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। ये सहसंबंध गुणांक का मान जब इस रेंज में आता है, ये देखिए रेंज, तो व्याख्या आप ऐसी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया, यह तो +0.54 आया, तो यहाँ आप देखिए किस बीच है ये, यहाँ पे ±0.70 से 0.41 के बीच मॉडरेट, यानी कि सामान्य कोरिलेशन आएगा। ये इस प्रकार का सामान्य धनात्मक आ सकता है, सामान्य ऋणात्मक आ सकता है। तो इस प्रकार के टेबल इसको आप नोट कीजिए। ये प्लस माइनस करने का मतलब है, जब ऋण में आएगा तो आप यहाँ पर लिख देंगे अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध, अत्यंत धनात्मक, ठीक है, सहसंबंध, अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध। वैसे उच्च आएगा तो वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन या वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इस प्रकार से ये टेबल के आधार पर आप व्याख्या कर सकते हैं। तो समझ गए आज। तो कोएफिशिएंट ऑफ जब कोरिलेशन निकालेंगे तो उस आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो साथ में पूछेगा, दोनों के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और साथ में व्याख्या भी कीजिए। तो व्याख्या का मतलब है ये, आंसर को देख के आप व्याख्या के रूप में ये लिखेंगे, ठीक है, कि दोनों चरों के बीच इस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो इस वाले टॉपिक में इतना ही करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही लेते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा इस पर आधारित, यानी कि कह सकते हैं कि सहसंबंध की गणना कैसे करें और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसके लिए जो आपके सिलेबस में जो मेथड दे रखा है वो रैंक डिफरेंस मेथड है, उसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। तो कल एक नई वीडियो आएगी जो कि उस पर आधारित होगी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो है रैंक डिफरेंस मेथड पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।